हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 जो आपका है फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हमने एनिमल फाइबर की बात की थी जो है वूल। अब हम सेकंड एनिमल फाइबर की बात कर रहे हैं, सिल्क। ठीक है, इस चैप्टर में हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क फाइबर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्या उनका ओरिजिन होता है, और देन उनकी फ़ाइबर से यान में कैसे प्रोसेसिंग होती है और कैसे वो हम तक फैब्रिक बनाकर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सिल्क जो है वो भी एक एनिमल फाइबर है। ठीक है, सिल्क वॉर्म्स होते हैं, एक ये इंसेक्ट होता है सिल्क वॉर्म जो स्पिन करके सिल्क फाइबर बनाता है। और ये जो रेयरिंग होती है सिल्क वॉर्म्स की, सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, इस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहते हैं। Find out from your mother and grandmother the kind of silk sarees they have. List the kinds of silk. अब बच्चों क्या होता है, बहुत तरीके की सिल्क होती है। जैसे कि हमने वूल में वैरायटीज़ देखी थी, ऐसे सिल्क में भी बहुत तरीके की वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, जब आप अपनी मदर से या दादी या नानी से या किसी आंटी से, चाची से, मामी से, किसी से पूछोगे कि आपके पास कौन कौन सी सिल्क की साड़ीज़ हैं, कौन कौन सी सिल्क की ड्रेसेस हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी सारी वैरायटी होती है। ठीक है, सो अब हम बात कर रहे हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ये जो सिल्क वॉर्म है, इसकी लाइफ हिस्ट्री, कैसे ये ग्रो करता है, कैसे सिल्क फाइबर प्रोड्यूस करता है, हम सब पढ़ेंगे। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और कैटरपिलर सिल्क वॉर्म। अब क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो एग्स ले करती है। ठीक है, उसके बाद उसमें से लार्वे हैच होते हैं, और ये जो लार्वे होते हैं इनको हम कैटरपिलर या कैटरपिलर सिल्क वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, इट प्यूपा फर्स्ट वीव्स टू नेट टू होल्ड इटसेल्फ। अब क्या होता है कि जो कैटरपिलर है ग्रो होता है, और जब कैटरपिलर रेडी हो जाता है नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए, तो उस स्टेज को कहते हैं प्यूपा। प्यूपा में क्या होता है, पहले एक ये जो कैटरपिलर है ये एक नेट वीव करता है, एक जाली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे कि वो प्यूपा होल्ड कर सके। ठीक है, देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम द साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8, और उसके बाद ये अपना हेड उसमें से स्विंग करके एक 8 फिगर, जैसे 8 नंबर होता है ना, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, During the movement of head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to protein air and becomes silk fiber. अब ये जो मूवमेंट करता है 8 वाली शेप में, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये एक तरह का फाइबर सिक्रीट करता है जो प्रोटीन होता है, और जब ये एयर के साथ एक्सपोज होता है तो वो सिल्क फाइबर बनाता है। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber. और इस फिर क्या होता है, उसके मूवमेंट से थोड़े टाइम में वो अपने आप को पूरे तरीके से सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है। इस कवरिंग को कहते हैं कोकून। यहाँ आप फिगर देख सकते हो, सबसे पहले एक लीफ पे एग्स दिए हुए हैं, देन वो सिल्क वॉर्म मतलब कैटरपिलर में चेंज हुआ, देन आप देखो कोकून बना लिया, उसने अपने आप को पूरे तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द कोकून मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। और साइड में देखो कोकून के अंदर एक मॉथ डेवलप हो रहा है ना, तो ये जो है ये अंदर ही अंदर चलती रहती है, बाहर से वो कोकून पूरा कंप्लीट होता है। और ये जो सिल्क फाइबर्स हैं जो इसमें बनते हैं, यही हमें आगे जाके सिल्क क्लॉथ बनाने में हेल्प करते हैं। द सिल्क यार्न थ्रेड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। अभी जो हमने कोकून देखा है, इसी से हमें सिल्क यार्न बनाने के लिए फाइबर्स मिलते हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा। अब क्या होता है बच्चों, ये जो सिल्क मॉथ होते हैं इनकी भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, और जो सिल्क ये प्रोड्यूस करते हैं वो भी डिफरेंट होती है एक दूसरे से। जैसे कि हमने वूल में पढ़ा था, कुछ वूल बहुत फाइन होती है, कुछ कोर्स होती है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। कुछ तो सिल्क बहुत कोर्स होती है, रफ़ होती है, कुछ बहुत स्मूथ होती है, और कुछ बिल्कुल शाइनी होती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे 10 टसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। जो टसार सिल्क होती है, जब आप उसे देखोगे थोड़ा सा रफ़ फैब्रिक होता है, कोर्स सिल्क होती है,
देन मोगा सिल्क बहुत सॉफ्ट होती है, कोसा सिल्क भी बहुत शाइनी और सॉफ्ट होती है, ठीक है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। इन तीनों के जो मॉथ्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके कोकून्स भी डिफरेंट होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ मलबेरी सिल्क मॉथ, ठीक है। मलबेरी सिल्क मॉथ सबसे कॉमन सिल्क मॉथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज़ सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और ये जो मलबेरी सिल्क मॉथ से जो हमें सिल्क प्रोवाइड होती है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, लस्ट्रस मतलब थोड़ी शाइनी होती है और इलास्टिक होती है, और इसको अलग अलग कलर्स में डाई किया जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। और ये जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर मैंने आप लोगों को बताया कि जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स होती है सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये इंडिया में एक बहुत पुरानी ऑक्यूपेशन है, बहुत पुराना काम है ये इंडिया में। और इंडिया जो है बहुत लार्ज स्केल पे, कमर्शियल स्केल पर सिल्क प्रोड्यूस करता है। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। अब इंडिया में क्या है, जो सिल्क प्रोडक्शन का की इंडस्ट्री है, इसमें औरतें, लेडीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। These are rearing of silkworms, rearing of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics. अब इसमें क्या क्या काम आते हैं, एक तो रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, मतलब कि सिल्कवर्म्स का पालन, कि सिल्कवर्म्स का देखभाल करना कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, खाना और सब चीज़ें डालना ताकि एक अच्छा सिल्क फाइबर हमको मिल सके। उसके बाद जो उनके कोकून्स हैं उसमें से सिल्क जो फाइबर्स हैं उनकी रीलिंग करना, मतलब निकालना, एंड देन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स, और फिर उन सिल्क फाइबर्स की प्रोसेसिंग करके फैब्रिक में चेंज करना। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। और इन्हीं इंडस्ट्रीज से, इन्हीं एंटरप्राइज से ये जो विमेन है ये नेशंस इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, और पूरे वर्ल्ड में जहाँ सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस होती है वो है चाइना। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, और इंडिया भी जो लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस होती है, उनमें से एक है, ठीक है। अब हम देखेंगे सिल्क की प्रोसेसिंग, कोकून से लेके फैब्रिक बनने तक। सबसे पहले आप ये इमेज देखो नीचे, मलबेरी ट्री हमने अभी पढ़ा था, मलबेरी मॉथ सबसे ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे आपको एक मलबेरी ट्री की इमेज दिख रही है बीच में। अब ए पार्ट में क्या हो रहा है, फीमेल सिल्कवॉर्म मॉथ विद एग्स। जो फीमेल मलबेरी सिल्कवॉर्म मॉथ होती है वो एग्स ले करती है। देन बी आपका मलबेरी ट्री की लीफ पे करती है। सी जो लार्वा है, जो कैटरपिलर है, वो मलबेरी लीव्स को खा के ग्रो करते हैं, एंड देन वो डी कोकून्स में बदल जाते हैं जिनके अंदर सिल्क फाइबर होता है। नाउ अब हम प्रोसेसिंग पढ़ते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। रेयरिंग सिल्कवॉर्म्स, अब हमने ये देखा है अभी इमेज में क्या होता है। सबसे पहले सिल्क मॉथ ने ले किए हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक टाइम पे वो हंड्रेड्स ऑफ एग प्रोड्यूस करती है। फिर वो एग को केयरफुली स्टोर किया जाता है, या तो क्लोथ स्ट्रिप पे, मतलब कपड़े पे, या फिर कागज़ पे, और उन्हें सिल्कवॉर्म फार्मर्स को बेचा जाता है। फार्मर्स क्या करते हैं, उन एग को हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं और सूटेबल कंडीशन में जहाँ पे वो ग्रो कर सकें। ये एग्स जो होते हैं इन्हें वार्म रखा जाता है जिससे कि लार्वा जो है वो हैच कर सके एग में से। देन मलबेरी ट्री की जो फ्रेश क्रॉप होती है, जो ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ आती हैं, जब फ्रेश पत्तियाँ आती हैं उस पर ये होता है। और जो लार्वा कैटरपिलर्स होते हैं जिन्हें सिल्कवॉर्म भी कहते हैं, ये डे एंड नाइट उन मलबेरी लीव्स को खाते हैं और ग्रो करते हैं, एंड देन अपने आप को कोकून में चेंज कर लेते हैं। देन the worms are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. अब क्या होता है कि जो वो worms होते हैं, सिल्क worms, उनको क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है जिसमें फ्रेशली चॉप मलबेरी लीव्स डाल दी जाती हैं। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि वो मलबेरी लीव्स खाते हैं और उसी से ग्रो करते हैं, तो वो लीव्स डाल दी जाती हैं चॉप करके, मतलब उनके छोटे छोटे पीसेस। 25 से 30 दिन तक वो कैटरपिलर्स जो होते हैं वो उनको ईट करते हैं। उसके बाद वो कैटरपिलर्स मलबेरी लीव्स खाना छोड़ देते हैं और एक टाइनी चेम्बर में चले जाते हैं बैम्बू के, जहाँ पे वो कोकून बना सकें। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून गेट अटैच्ड।
और कोकून्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कि वो एक वेब तैयार करते हैं जहाँ से उनका कोकून अटैच हो सके, उन्हें एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो इसलिए इन बैम्बू ट्रेज में कुछ रैक्स, ट्विग्स, मतलब तिनके डाले जाते हैं जिससे कि वो अटैच कर सकें अपना कोकून। और ये जो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म है, ये जो कोकून है उसमें के अंदर स्पिन करते हैं और अपना जो सिल्क मॉथ है वो डेवलप करते हैं। देन प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अ पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। अब ये कोकून जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, उनमें से सिल्क फाइबर्स निकाले जाते हैं। कोकून्स को अंडर द सन रखा जाता है या फिर उन्हें स्टीम में, भाप में बॉईल किया जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। उससे क्या होता है कि जो सिल्क फाइबर्स हैं वो अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। हमने अभी रीलिंग पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कोकून से जब ये थ्रेड्स को, फाइबर्स को अलग किया जाता है, निकाला जाता है, इसी प्रोसेस को रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइट द थ्रेड ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। और इनके लिए स्पेशल मशीन्स होती हैं जिसमें ये रीलिंग होती है, जो कोकून से सिल्क फाइबर्स को, थ्रेड्स को अलग करती है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। देन ये जो सिल्क फाइबर्स हैं उनको थ्रेड्स में चेंज किया जाता है एंड देन उसको वीव करके क्लॉथ बनाया जाता है वीवर्स के थ्रू। वीवर्स कौन होते हैं? जो थ्रेड्स को यूज़ करके क्लॉथ बनाते हैं। नाउ ये आपकी एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सिल्क का। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, the Empress Xi Langqi was asked by the Emperor Huang Ti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. The Empress found white worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate threads separated from the cocoon. Silk industry began in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. The route they travel is still called the Silk Route. अब यहाँ पे एक ये स्टोरी है जो डिस्कवरी ऑफ सिल्क से रिलेटेड है कि सिल्क कैसे डिस्कवर हुई। इसका टाइम तो अननोन है कि सिल्क कब से डिस्कवर हुई है, बट एक चाइनीज़ स्टोरी है कि एक एम्प्रेस थी, मतलब कि एक रानी थी, सी लंगची। उसने अपने एम्परर को बोला कि भाई हमारे जो गार्डन में मलबरी ट्रीज़ हैं उसकी लीव्स कैसे डैमेज हो रही हैं, पता लगाओ। फिर उस रानी ने देखा कि कोई वाइट कलर के कीड़े हैं जो उन मलबरी लीव्स को खा रहे हैं, और उसने ये भी नोटिस किया कि वो एक शाइनी कोकून स्पिन कर रहे हैं अपने आसपास। एक्सीडेंटली क्या होता है, एक कोकून उसके चाय के कप में गिर जाता है, और क्योंकि कोकून को तो अलग होने के लिए हॉट एनवायरनमेंट चाहिए, चाय गर्म होती है, तो उसके जो थ्रेड्स होते हैं वो चाय में अलग अलग हो जाते हैं, टैंगल हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। तो यहीं से सिल्क की डिस्कवरी हुई थी। सिल्क इंडस्ट्री शुरू ही चाइना में हुई थी और काफ़ी सालों तक इसे एक सीक्रेट रखा गया। उसके बाद ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स ने सिल्क को अदर कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किया, और उसके लिए उन्होंने जो रूट यूज़ किया ट्रैवल करने के लिए, उसको आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। आपने अपनी SST में, सोशल स्टडीज़ में सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़ोगे। सो बच्चों, आपका जो चैप्टर 3 है फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी इस जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं अपलोड कर दिए हैं, वो आप अपने नोट कर सकते हो नोटबुक में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप ये वीडियो अच्छे से देखो, दोनों पार्ट्स अच्छे से समझो और अपनी बुक में एक बार ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ करो।